हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेम क्लासेस में। मुझे पता है कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गया था आपका ये एजुकेशन सिस्टम, है ना, जो कि मैं आपको प्रॉमिस किया था हर दिन एक एक क्लासेस आएगी। तो आज के बाद से फिर से एक एक क्लास रहेगी आपका। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, है ना, जिसके कारण ये आपका नहीं आ पा रहा था, बट डोंट वरी, और अच्छी तरीके से आएगा और फुल प्रूफ तरीके से आएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि आज स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग डील करेंगे, है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इस स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो क्या होता है आइसोमर्स। स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आया उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो ये बिल्कुल ही ज़रूरत है, और एकदम बिल्कुल नए तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि आप इसके पहले नहीं देखे हैं, ठीक है। और आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बहुत सारा इसमें से आ सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जनरली हम लोग आइसोमर देखते हैं। आइसोमर्स में क्या होता है कि, और हम लोग आइसोमर्स पढ़ते क्यों हैं जनरली, कोई हम सिंपल सा कि आपको एग्जांपल देते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, अगर आप देखेंगे ग्लूकोज सिर्फ क्या जो उसका स्ट्रक्चर है उसी फॉर्म में है, हाँ बॉन्ड जैसे कनेक्टेड है वो उसी फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है ना कि स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट है वो फिर चेंज हो जाता है। फिर आप जैसे सिट्रीजिन खाते हैं तो एक होता है नॉर्मल सिट्रीजिन जो कि रेसिमिक मिक्सचर होता है, एक होता है लेवोसिट्रीजिन, एक होता है डिसिट्रीजिन, है ना। तो ये सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको आइसोमर्स जानने की जरूरत है। तो आइसोमर्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। आइसोमर्स में क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा इसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रहेगा स्पेस में ये डिफरेंट रहेगा, है ना। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ये सारी चीज आपका डिफरेंट रहेगा। तो इस आइसोमर को हम लोग जैसे एक ब्रॉड कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक हम डाल सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, और दूसरा हम लोग डाल सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम लोग देखेंगे जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट है, जहां पर बॉन्ड ब्रेक करके एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है ना, मेटा आइसोमर्स है, ये सारी चीजें उसको बाद में देखेंगे। मेन फोकस आपका स्टीरियो आइसोमर्स, ये जानने से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व। क्योंकि आप देखते हैं आजकल सीएसआईआर में या गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर कि प्रोडक्ट में पूछा जाता है कि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, है ना। आपको प्रोडक्ट बनाने आ जाता है, लेकिन अब आपको पता नहीं किधर से अटैक करेगा, कहां जाएगा, जो कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस जहां पर हम लोग देखेंगे वहां हम लोग उस चीज को जानेंगे। लेकिन पहले जो बेसिक है स्टीरियो आइसोमर्स वो क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री वो क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स डिफर ओनली द रिलेटिव ओरिएंटेशन, है ना, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन ए स्पेस। मतलब उस बॉन्ड के साथ तो सही से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन जो स्पेस में उसका अरेंजमेंट है वो चेंजेस रहेगा। सपोज कि आपके पास एक है, आपके पास ए बी सी और डी, है ना। ये हम लोग देखेंगे काइरल किसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें ए बी सी डी, अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो बी है हमारा ये फ्रंट साइड है ना, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये जो डी है ये हम लोग मान के चलते हैं कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है ना, मतलब बोर्ड के अंदर है वो, ये बोर्ड के ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो इस तरह के अरेंजमेंट, है ना। अब जैसे ये एक अरेंजमेंट हुआ, अब क्या कीजिए इसके सामने एक मिरर लगा दीजिए। हम लोग इसको स्टीरियो आइसोमरिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिरर लगा दिए तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर आपका जैसे ये ए है वो ए तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये सी ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, और जो ये बी है डी जो है ये इधर आ गया, है ना, ये डी इधर आ गया, और ये जो बी आपका इधर था वो इस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप इसका दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो अलग अलग होगा कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये इधर से घूम रहा है तो यहाँ पर ये इधर से घूमेगा, है ना। अगर ये इधर से घूम रहा है यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन, है ना। अगर ये इधर से घूम रहा है इस जगह में ये इधर से घूमेगा, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो ये मॉलिक्यूल है इसमें जो इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन है ना, ये जो ओरिएंटेशन है, मतलब जैसे बी इधर लगा हुआ है, अभी बी उस साइड लगा हुआ है, यहाँ लेफ्ट साइड था वहाँ राइट साइड था, डी यहाँ राइट साइड था वहाँ लेफ्ट साइड हो गया। तो ये जो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ जो एटम्स एंड ग्रुप्स इन ए स्पेस, है ना, इसी को कहते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है।
और इसमें बॉन्डिंग कनेक्टिविटी सेम रहता है, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी को हम लोग नहीं तोड़ते हैं ना, यहाँ पर बॉन्डिंग कनेक्टिविटी तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो कि अगर आप इस पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग कनेक्टिविटी तोड़ना पड़ेगा। बिना बॉन्डिंग कनेक्टिविटी तोड़े आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं बनेगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स में आपको बॉन्डिंग कनेक्टिविटी तोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये आपको दिखाएगा, है ना, जस्ट फॉर द रोटेशन, उसमें जो रोटेशन होगा उसके कारण आपका दिखाएगा। ठीक है, तो इसको देख लिए। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस आधार पे हो, है ना, कैसे हो। ठीक है, तो जैसे कि आपका क्लासिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, अगर आप क्लासिकल 3 तरह का है, एक है बेस्ड ऑन क्लासिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्या होगा, 3 तरह का होगा, है ना। बेस्ड ऑन क्लासिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या क्या हो सकता है आपका, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। बी होगा एनांशियोमर, सी होगा डायस्ट्रियोमर्स, है ना। सी होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनांशियोमर्स, डायस्ट्रोमर्स, और एक ले लीजिए आप जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये दोनों आ जाएगा, एनांशियोमर एंड डायस्ट्रोमर्स। ठीक है, और एक आ जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को क्लासिफाई करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, एक तरफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरी तरफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इस ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारा एक आ जाता है एनांशियोमर्स और दूसरा आ जाता है डायस्ट्रोमर्स। इस तरह से आ जाता है, ये आपका हो जाता है क्लासिकल क्लासिफिकेशन, है ना, जो मतलब एकदम क्लासिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो इसी चीज को पढ़ते हैं। लेकिन और भी क्लासिफिकेशन है ना, और भी क्लासिफिकेशन है। सिमेट्री ओरिएंटेशन में एक क्लासिफिकेशन होता है, एक आपका एनर्जी के बेस्ड में क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको भी देखेंगे, जो कि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देखते हैं। तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हम लोग देखेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया, अभी क्लासिकल वाला क्लासिफिकेशन देखा आपने प्रीवियस स्लाइड में, अभी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पे ये किस तरह का क्लासिफिकेशन होता है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियोकेमिस्ट्री जो भी लिखे, स्टीरियो आइसोमर्स लिखिए, बेटर रहेगा ये, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हम लोग सिर्फ सिमेट्री देखते हैं किसमें, तो हम लोग देखते हैं एनांशियोमर, है ना, और देखते हैं हम लोग डायस्ट्रोमर्स, है ना। तो एनांशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स में जब हमारा स्टीरियो आइसोमर्स क्लासिफाई होता है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लासिफिकेशन होता है इस दोनों कैटेगरी में, तो हम लोग इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये पूरी तरह से सिमेट्री पर ही निर्भर करता है ना। तो ये कैसे आपका सिमेट्री पर निर्भर करता है, तो अगर आप देखेंगे इसमें कि एनांशियोमर की बात करेंगे तो जो 2 स्टीरियो आइसोमर्स, जो किसी पार्टिकुलर 2 स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होता है, जो इसका मिरर इमेज या जो इसका ऑब्जेक्ट बनता है ना, जो हमने जो इनिशियल में यहाँ पर एक बनाया था और उसका मिरर इमेज हमने बनाया था, तो ये एक दूसरे को जब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ आपको, जैसे कार्बन के साथ A, ये आपका मान लेते हैं B, ये C और ये D। यहाँ जैसे ही मिरर बनाएंगे या इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जा रहा है, A, और ये आपका जो है, सॉरी, यहाँ पर आपका D, और ये रहेगा आपका, ये इस तरह से है, तो यहाँ पर इस तरह से होगा C, और यहाँ पर आपका चला जाएगा D। तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट बना, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब इस मॉलिक्यूल को पूरी तरह से उठा करके जब हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करता है। सपोज हमने इस मॉलिक्यूल को उठाया, चलिए यहाँ पर हम रखने की कोशिश करते हैं, कार्बन के ऊपर कार्बन आ गया, ठीक है, A के ऊपर A आ गया, ठीक है, C के ऊपर C इधर आ गया, देखिए यहाँ पर C जो आया वो इधर आया, D जो है, सॉरी यहाँ पे D है तो ये B है, ये D नहीं है, ये हमारा B है। तो ये जो D है ये कहाँ पर आ रहा है, जो नए मतलब जो हम जो ऊपर में रखें उसको, तो यहाँ पर हमारा D आ रहा है, और B हमारा कहाँ आ रहा है, B हमारा इसके ऊपर आ जा रहा है इस तरह से,
क्या इसको जब हमने यहाँ ऊपर रखा तो इम्पोज किया, सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे को छिपाया? नहीं छिपाया, नहीं छिपाया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है और इसी को हम लोग एनांशियोमर कहते हैं। एनांशियोमर में क्या होना चाहिए, एक दूसरे का, सबसे पहली बात है एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए और मिरर इमेज के साथ साथ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। इसका मतलब इसमें एनांशियोमर्स में जो पॉइंट ग्रुप है वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो C1 होना चाहिए, है ना, मतलब CI होना चाहिए, C1 नहीं, CI मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें होना चाहिए, या फिर CN होना चाहिए, कोई ना कोई एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए इसमें, या तो DN होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ हो सकता है, एक CI होना चाहिए या फिर आपका सॉरी C1 होगा, ये CI नहीं होगा, क्योंकि CI हो जाएगा तो वहाँ सिमेट्रिक आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो एनांशियोमर नहीं कहलाएगा। तो C1 होगा या फिर CN, कोई एक रोटेशन उसमें होना चाहिए, है ना, और उसके बाद फिर या तो वो DN होना चाहिए। ये तीन तरह का जो रहेगा यही हमारा इस तीन तरह का जो पॉइंट ग्रुप है यही हमारा एनांशियोमर कहलाएगा, ठीक है। और जब हम लोग डायस्ट्रोमर्स की बात करते हैं तो सिंपल वही डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दीजिए, जैसा कि हमारा क्या था कि दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, यहाँ पर कर दीजिए कि दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा तो सुपर इम्पोजेबल होने का भी कोई चांसेस नहीं। जब मिरर इमेज ही नहीं है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल और इम्पोजेबल का कोई कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनांशियोमर से बस यही अंतर है कि यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बनेगा, मतलब डायस्ट्रोमर्स में वहाँ पे मिरर इमेज नहीं बनेगा। सपोज कि आपके पास है यहाँ पर कर देते हैं हम CH2OH, यहाँ पे OH है ना, और यहाँ पे OH है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर जब हम लोग मिरर लगाते हैं या फिर हम कर देते हैं कि मिरर नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पर A कर देते हैं इसको, और B मॉलिक्यूल हमारा है COH CH2OH, है ना। यहाँ पर मेरा OH रिफ्लेक्ट कर गया इसको, ये H, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, OH यहाँ है और H है। ये इसका मिरर इमेज नहीं है, लेकिन ये A और ये B दो मॉलिक्यूल है, इस दोनों में अगर पूछेगा रिलेशन क्या है तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे का डायस्ट्रोमर्स है, एक दूसरे का डायस्ट्रोमर्स है, क्योंकि एक दूसरे का ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होगा तभी ये आपका एनांशियोमर के कैटेगरी में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका डायस्ट्रोमर्स हो गया, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोजेबल का भी कोई चांस नहीं। अगर आप यहाँ मिरर लगाते भी हैं तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये OH यहाँ पे नहीं आया, तो ये डायस्ट्रोमर्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपका था ये क्या था, आपका बेस्ड ऑन सिमेट्री, है ना। तो ये बेस्ड ऑन सिमेट्री था, और इस क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो हम एनांशियोमर की बात करते हैं या डायस्ट्रोमर्स की बात करते हैं, दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्फिगुरेशन निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्फिगुरेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये एनांशियोमर्स जो है आपका कन्फिगुरेशनल के बेसिस पे है ना, मतलब इसका कन्फिगुरेशनल बना सकते हैं। लेकिन एनांशियोमर और डायस्ट्रोमर्स आपका कन्फॉर्मेशनल में भी होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कन्फॉर्मेशनल में होता है। तो उसके लिए हमें एक और क्लासिफिकेशन जो है वो उसको देख लेना होगा, उसके बाद फिर सीधे हम आपको ले जाएंगे कि कैसे उसको रिलेट करेंगे, है ना। तो जो अभी हम लोग एनर्जी क्राइटेरियन के बेस्ड पे जो है इसको डिवाइड करेंगे, है ना। एनर्जी क्राइटेरियन के बेस्ड पे ये जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कहिए या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कहिए। तो स्टीरियोआइसोमर्स जो है आपका ये कैसे क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ एनांशियोमर हट जाएगा और डायस्ट्रोमर्स हट जाएगा। सिंपली जो है ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टीरियोआइसोमर्स जो है आपका ये क्लासिफाई होगा कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगुरेशनल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कन्फिगुरेशनल और दूसरा है कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगुरेशनल और कन्फॉर्मेशनल में क्या अंतर अगर आप देखेंगे तो कन्फिगुरेशनल में क्या है, स्पेस में जो इसका ओरिएंटेशन है ना, जो इसका स्पेस में ओरिएंटेशन है उसी रिस्पेक्ट में एक उसका नाम दे देना, है ना, उसी रिस्पेक्ट में एक उसका नाम दे देना। जैसे R हो गया, S हो गया, है ना, कौन सा है, अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाता है या प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है, उसी अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। कन्फॉर्मेशनल भी स्पेशल अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन हो करके वो मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश करती है। क्या होता है कन्फॉर्मेशनल में, मोस्ट प्रोबेबल स्टेबल स्ट्रक्चर तक
मतलब जो ओरिएंटेशन है वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसके लिए वो अपना सिंगल बॉन्ड रोटेशन भी करता है। जैसे अगर आप मान लेते हैं साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, वो बोट फॉर्म में भी रहता है, चेयर फॉर्म में भी रहता है। तो वो क्या करता है, चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल अपने आप को कर सकता है, जो 1,4 डाइएक्सियल हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखेगा। लेकिन जैसे ही वो बोट फॉर्म में रहेगा तो 1 और 4 में जो है आपका कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, उस दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा और वो स्टेबल नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कन्फर्मेशनल, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं ना। तो जहां भी बात एनर्जी की आती है स्टेबिलिटी होता है। तो 3 क्लासिफिकेशन आपने देखा। पहला देखा क्लासिकल, जिसमें हमने ज्योमेट्री को भी लेकर के आया था। दूसरा क्लासिफिकेशन आपने देखा जहां पर आपने सिमेट्री बेसिस पे देखा, जहां आपने एनांशियोमर एंड डायस्ट्रोमर्स देखा। तीसरा क्लासिफिकेशन आपने देखा कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल बेसिस पे देखा। अब एक चीज है कि कब कन्फिगरेशनल होगा कब कन्फर्मेशनल होगा, ऐसे थोड़े ना कि आपको क्वेश्चन में पूछा है कन्फर्मेशनल तो कन्फर्मेशनल बताना है, कन्फिगरेशनल पूछा है तो कन्फिगरेशनल बताना है। ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। लेकिन आपके अपने नॉलेज के लिए तो आपको जानना होगा कि क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना। कैसे हम इसको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों में ही आ जाता है। अगर आप इसको अगर सब डिवाइड करेंगे ऐसे तो यहां पर भी आपका आ जाएगा एनांशियोमर, है ना, एनांशियोमर्स, और आ जाएगा डायस्ट्रियोमर्स, है ना। और उसी तरह से इसको भी अगर आप सब डिवाइड कीजिएगा तो यहां पर भी आपका आएगा एनांशियोमर्स, है ना, और आएगा डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, एनांशियोमर एंड डायस्ट्रोमर्स। नो डाउट कन्फर्मेशनल का अलग अलग स्टेबिलिटी का अलग अलग होता है, स्क्यू है, गॉश है ना, ये सारा स्टैगर्ड है, ये सब फॉर्म है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसका भी एनांशियोमर और डायस्ट्रोमर्स, हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं हम ऐसे ही कर रहे हैं, आपको एग्जांपल को सॉल्व करेंगे लेकिन एक अलग तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो कन्फिगरेशनल कब होगा, कन्फर्मेशनल कब होगा? सिंपल सी बात है, जो स्टीरियोआइसोमर्स है जिसके बारे में हम लोग निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों स्टीरियोआइसोमर्स एक दूसरे से अगर हाई एनर्जी से सेपरेटेड रहते हैं, मतलब कि अगर ग्रेटर देन 100 किलो जूल पर मोल के एनर्जी से जो हमारा दो स्टीरियोआइसोमर्स है ए और बी, अगर ए का एनर्जी और बी का एनर्जी अगर हम देखेंगे कि ए से बी को कन्वर्ट करने के लिए हमको अगर 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी लग रहा है, सपोज जो यहां पर ए और बी है उसको अगर हमको कन्वर्ट करने में, ए से बी को कन्वर्ट करने में रोटेशन करके, है ना, 180 दीजिए 90 दीजिए, जो भी रोटेशन करके जब हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है दूसरे फॉर्म में, अगर वो 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तो कन्फिगरेशनल आइसोमर होगा, क्योंकि वो जल्दी रोटेट नहीं करेगा, उसको टेम्परेचर देना होगा ज्यादा, है ना, तो वो जल्दी रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए वो कन्फिगरेशनल में कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में स्टेबल है, ये फॉर्म चेंज नहीं करेगा, इसलिए कन्फिगरेशनल। आप आर और एस दे करके आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है कन्फर्मेशनल की, है ना, अगर आपने इसको किसी तरह से बना भी दिया और जैसे ही छोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, मतलब इक्लिप्स किसी भी तरह से बना दिया या स्क्यू भी बना दिया किसी तरह से, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वापस से वो स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप उसको किसी तरह से बनाए वापस से स्टैगर्ड में आ जाएगा। और यहां पर क्या, अगर आपने आर कन्फिगरेशन बनाया है एनर्जी देके, तो क्या अपने आप वो एस में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, उसके लिए फिर से आपको रोटेशन देना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलरली रोटेशन देना पड़ रहा है। यहां पर आपको कोई रोटेशन देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है वो आपके ओरिजिनल फॉर्म में। अगर आपने किसी भी तरह से उसको इक्लिप्स फॉर्म में लेके भी आया तो रिपल्शन इतना हो जाता है, वापस से वो स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाता है ना। यानी कि जब आपका यहां क्या हो जाएगा, लेस देन 60 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी डिफरेंस है किसी पार्टिकुलर दो फॉर्म के बीच में, तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा और मोस्ट स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो ये आपका हो गया कन्फर्मेशनल। तभी हम लोग डील करेंगे कन्फर्मेशनल के। और ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है रूम टेम्परेचर में, ये हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में जाना चाहेगा, किसी भी फॉर्म में रहे स्टैगर्ड फॉर्म में दिखेगा, किसी भी फॉर्म में रहे वापस जाके स्टैगर्ड फॉर्म में जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ आप अलग से आर को अलग और एस को अलग आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग ये नहीं, इक्लिप्स को हटा करके और अलग से उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में जाएगा। लेकिन हाँ, हल्का सा एनर्जी दे करके वापस आप उसको रोटेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो एकदम मिनिमल है, 60 से कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो यही कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल में हम चाह रहे थे कि आपके साथ एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आप उस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, अब जैसे बात आ जाती है कि एनांशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स जो भी है आपका,
ये इसी में देख लिया आपका जो एनांशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स है ये कन्फिगरेशनल भी हो सकता है, एनांशियोमर डायस्ट्रोमर्स आपका कन्फर्मेशनल भी हो सकता है बेस्ड ऑन एनर्जी बैरियर। अगर एनर्जी बैरियर हाई है एनांशियोमर डायस्ट्रोमर्स का तो कन्फिगरेशनल होगा, अगर लो है तो कन्फर्मेशनल होगा। कैसे, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कैसे। थोड़ा सा इसको हम 2 क्लास में ले जाएंगे इसीलिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये वाला इंट्रोडक्शन टॉपिक जो है मैंने सर्च किया बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि हम आपको ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर दे दें, बाकी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। तो एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कन्फर्मेशनल एनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रोमर्स। किसका एग्जाम्पल देखेंगे, कन्फर्मेशनल, है ना, दिमाग में रखेंगे कन्फर्मेशनल कन्फिगरेशनल है ना, तो कन्फर्मेशनल का क्या देखेंगे, एनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, तो इसमें जैसे है अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने कि ये आपका एग्जांपल है ना, एग्जांपल हम लिए हुए हैं तो बेटर रहेगा कि एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपका मिथाइल ग्रुप है और बिलीव कीजिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो एक रेपुटेड बुक से मिल रहा है, इसलिए उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो देखिए ये स्टैगर्ड फॉर्म में लग रहा है, हमने इसको ये जो है इंटर कन्वर्टिबल है, थोड़ा सा एनर्जी इसमें लगेगा और फिर ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। देखते हैं किस फॉर्म में, ये Me, ये आपको मान लेते हैं स्ट्रक्चर A, मतलब जो इसका कन्फर्मेशनल है इसको मान लेते हैं A। अब ये Me यहाँ पर है, दूसरा Me को हमने रोटेट कर दिया है ना, और फिर कितना 120 डिग्री का रोटेशन देना पड़ा तब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, है ना। बाकी सब तो हाइड्रोजन है, ठीक है। 180 डिग्री का रोटेशन दिए तो ये मूव किया, ये हो गया B हमारा, और फिर यहाँ से जो है हम इसको 120 डिग्री रोटेशन पीछे वाले को दे रहे हैं ना, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है। जैसे इसको 120 डिग्री रोटेशन फिर से देंगे तो ये क्या बना लेगा मेरा, देखिए Me यहाँ पर आ जाएगा, ये अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये C। अब आपसे रिलेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, कन्फर्मेशनल का एनांशियोमर एंड डायस्ट्रोमर्स आप निकाल देंगे। तो इस दोनों में एनांशियोमर कौन कौन है, अगर आप यहाँ मिरर लगाते हैं, सपोज यहाँ पे मिरर लगाते हैं, B और C देखिए, ये मिथाइल इसको रिफ्लेक्ट किया, ये इसको रिफ्लेक्ट किया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, B एंड C जो है ये आपका एनांशियोमर्स है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन कन्फर्मेशनल का एनांशियोमर डायस्ट्रोमर्स है, कौन कन्फिगरेशनल का एनांशियोमर्स डायस्ट्रोमर्स है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये हो गया। अब आपसे पूछेगा कि A और B में क्या रिलेशन है, तो मिरर डाल के देख लीजिए। अगर मिरर एक दूसरे को सुपर इम्पोज, मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक दूसरे का अगर मिरर इमेज बन रहा है तो एनांशियोमर होगा, नहीं बन रहा है तो डायस्ट्रोमर्स होगा। ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट किया, गुड, ये इसको किया, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, और ये हाइड्रोजन यहाँ मिथाइल है, तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि A एंड B क्या है, डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं A और C के बीच का रिलेशन। तो इसको मान लेते हैं कि एक मिरर है बड़ा सा, ये मिथाइल इसको रिफ्लेक्ट किया, गुड, ये हाइड्रोजन इस मिथाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है। नहीं है तो हम कल लिख सकते हैं कि A एंड C आर ऑल्सो डायस्ट्रियोमर्स। आई होप इट्स क्लियर, है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, कि कैसे हम देख रहे हैं कि कन्फर्मेशनल में एनांशियोमर और डायस्ट्रोमर्स को कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक और है, उसको हम यहाँ पर नीचे में कर देते हैं, ठीक है। डाउट है तो पूछिए, है ना, कि कैसे आया, कहाँ से आया। ये आप पहली बार देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप इसको देखिए और ट्राई करेंगे हम इसी तरह का नया नया चीज़ को लेके आने के लिए, क्योंकि एग्जाम भी आपका एडवांसमेंट की ओर जा रहा है। ये हो गया। यहाँ पर हम इसको इक्वेटोरियल में दे दिए और फिर इसको हमने चेंज किया, तो ठीक है, ये जैसे ही चेंज होगा, ये इक्वेटोरियल हमेशा हम देखते हैं एक्सियल में आ जाता है ना। तो ये हमारा A है और ये हमारा B है, आपस में दोनों का रिलेशन बताइए क्या है, एनांशियोमर है या डायस्ट्रोमर से। देखिए मिरर डालने के बाद देखिए, अगर वो एक दूसरे को ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो एनांशियोमर होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल में है, यहाँ पर देखिए ये एक्सियल में है, तो एक दूसरे को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा। ये इक्वेटोरियल में है, अगर इधर से ये इक्वेटोरियल में रहता क्लोरीन तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट किया होता, लेकिन ये उसको रिफ्लेक्ट
नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, डायस्ट्रोमर्स हो जाएगा। ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोमर्स, है ना। ए और बी एनांशियोमर नहीं होगा, डायस्ट्रोमर्स हो जाएगा। इसी तरह से कन्फिग्रेशनल का भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कुछ, है ना, कुछ कन्फिग्रेशनल का भी एग्जाम्पल लेकर के बनाते हैं कि कन्फिग्रेशनल में जो है एनांशियोमर एंड डायस्ट्रोमर्स कैसे होगा। तो कन्फिग्रेशनल, है ना, कन्फिग्रेशनल में जो एनांशियोमर है एंड डायस्ट्रोमर्स, है ना, कन्फिग्रेशनल में एनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रोमर्स किस तरह से होगा उसको देखते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे एक तो सबसे सिंपल है कि इसको 4 डिफरेंट बना दीजिए, ब्रोमीन, फिर आप बना दीजिए हाइड्रोजन और यहाँ फ्लोरीन बना दीजिए। ये ए और जो है सिंपल सी है क्लोरीन, यहाँ पे ये ब्रोमीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये बी। एक दूसरे के बीच का रिलेशन क्या है तो कन्फिग्रेशनल, है ना, एक आर होगा एक एस होगा, है तो कन्फिग्रेशनल, ठीक है। तो जब ये कन्फिग्रेशनल है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो है इसमें जो होगा ए और बी क्या होगा, ये सब आपका एनांशियोमर है, ए और बी, क्योंकि यहाँ पर मिरर डालिए, देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ए और बी हमारा एनांशियोमर हो गया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये हो गया आपका OH, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ले लेते हैं CH2OH, है ना, ये हो गया आपका A। फिर ले लेते हैं CO2H, एसिड है CO2H, फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे OH, H, और यहाँ पर ले लेते हैं H, यहाँ OH, और यहाँ पर CH2OH, ये हो गया B। फिर हम लोग यहाँ ले लेते हैं CO2H, यहाँ ले लेते हैं OH, H, और यहाँ ले लेते हैं H, OH, और यहाँ पर ले लेते हैं CH2OH, और ये हो गया आपका C। अब आपसे पूछेगा कि इस तीनों में रिलेशन बताइए क्या होगा, तो तीनों का रिलेशन आप कैसे बताएंगे, है तो कन्फिग्रेशनल, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसका अपना कन्फिग्रेशन होगा, इसका अपना कन्फिग्रेशन होगा, सबका अपना अपना कन्फिग्रेशन होगा RS के हिसाब से। अभी हम लोग RS देखेंगे कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, बट ये कन्फिग्रेशनल है। तो देखिए यहाँ पे जब मिरर डालेंगे तो ये एक दूसरे का क्या है, ए और बी, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी हमारा क्या हो गया, डायस्ट्रोमर्स, डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे बी और सी के बीच में, अगर हम लोग मिरर डाल रहे हैं, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी और सी जो है हमारा क्या है, बी एंड सी एनांशियोमर, ठीक है। उसी तरह से सी और ए हमारा क्या है, अगर हम इसको एक मिरर मान लेते हैं तो सी और ए, OH OH को रिफ्लेक्ट किया, OH इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ए और सी हमारा डायस्ट्रोमर्स है, ए एंड सी डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, है ना। तो एक जियोमेट्रिकल का भी देख लीजिए कि वो कैसे आपका एनांशियोमर और डायस्ट्रोमर्स निकालता है, तो इस जगह में देख लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ले लेते हैं CO2H, यहाँ पे ले लेते हैं CO2H, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, ये हो गया आपका CO2H, और यहाँ पे कर देते हैं हम आपका हाइड्रोजन, और यहाँ कर देते हैं CO2H। देखिए मिरर डालिए, ये ए एंड बी में क्या दिख रहा है आपको, ये इसको रिफ्लेक्ट किया, ये इसको किया, गुड। ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट नहीं किया, ये एसिड रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो ए और बी क्या हो गया आपका, डायस्ट्रोमर्स, ए एंड बी क्या हो गया आपका, डायस्ट्रोमर्स। तो क्वेश्चन किधर से आएगा आपको नहीं समझ में आएगा, है ना, क्योंकि वो आपको सीधे जो है आपको पूछ लेगा कि आपको लगेगा कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन यहाँ पर आपका पूछ लिया है ये दोनों में रिलेशन, तो ये डायस्ट्रोमर्स होगा। एनांशियोमर के लिए क्या होगा, इसको यहाँ नीचे करना है, हाइड्रोजन को ऊपर करना है, तो आपको इस तरह से नहीं देगा, सीधे लिखेगा कि सिस और एक ट्रांस है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो पूछेगा। सिस और एक सिस है, दूसरा ट्रांस है, और इसका जो कन्फिग्रेशनल पार्ट है उसमें इस दोनों का रिलेशन क्या है, वेदर इट्स एन एनांशियोमर, वेदर इट्स एन होमोमर्स, वेदर इट्स एन डायस्ट्रोमर्स, है ना। तो आपको निकालना होगा ये दोनों में रिलेशन क्या बन गया आपका, डायस्ट्रोमर्स, क्योंकि यहाँ मिरर इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपका पूरा एक वीक आपका हम क्लास नहीं ले पाए हैं, हेल्थ का इशू था मेरे साथ, है ना,
तो अभी धीरे धीरे फिर इसको हम बढ़ाएंगे, इसीलिए नहीं तो हम आज पूरा क्लास एक ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो हिस्टोकेमिस्ट्री आपके लिए आपको एक और लेक्चर लगेगी जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और आरएस नोमेनक्लेचर में सीधे पहुँच जाएंगे। आईसीपी रूल जो है उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। काइडल क्या है वो देखेंगे, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिफरेंट सिमेट्री क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे और उसमें हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, है ना। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना, जो हमारे जीकेएम क्लासेस ऐप में है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप जो है अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितना आपने सीखा। और बिलीव कीजिए कम से कम 4 या 5 बुक है जिससे आपको हिस्टोकेमिस्ट्री का ये नोट्स बन रहा है और ये हम लिखा रहे हैं। कोई एक बुक से हम या कोई मटेरियल से हम इसको नहीं कर रहे हैं, आप मैच करा सकते हैं। अभी तो ईजिली अवेलेबल है टेलीग्राम में, यूट्यूब में, आप देख सकते हैं, है ना। तो हम ट्राई करते हैं आपको बेस्ट देने का कि जहाँ के बाद से आपको क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, अभी टाइम है, अभी पीयूआईक्यू सॉल्व नहीं करना है किसी भी हाल में, अभी पीयूआईक्यू को सॉल्व नहीं करना है। हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे विथ सिलेबस कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।